हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग में। तो माई सेल्फ रीनू गहलोत और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 7 जीवों में विविधता। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है देखो, वापस रिवाइज कर लेते हैं एंड देन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसको ध्यान से कंसंट्रेशन से पढ़ना होगा, एक बार में ही आपकी समझ में नहीं आएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि 50% समझ में आएगा या फिर 70% समझ में आएगा। उसके बाद में अगर आपने दोबारा इसको रिवाइज नहीं किया आज ही जाकर, तो फिर ये आपकी समझ में कम आएगा धीरे धीरे। तो इसीलिए पहली बात कि आज पढ़ना, इसको अभी मैं पढ़ाऊंगी जब, उसके बाद में एक बार 24 घंटे के अंदर अंदर इसको एक बार और वापस रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर ये आपका चैप्टर बहुत परफेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। और ये वाला जो टॉपिक है आज वाला, जंतु जगत वाला जो टॉपिक है, जंतु जगत वाला, स्पेशली उस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 2 है, हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमिलिया, जंतु जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्लियर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे एक वर्ग वो आए थे साइंटिस्ट, कौन आए थे, WH व्हिटेकर। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सारे जगत को 5 जगत में डिवाइड कर दिया गया था, सारे जंतुओं को। किसको, सारे जंतु को। सारे जंतु को कितने जगत में डिवाइड कर दिया गया, 5, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, जंतु जगत। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोनेरा जगत पढ़ लिया, प्रोटिस्टा जगत पढ़ लिया, फंजाई जगत पढ़ लिया, प्लांटी जगत पढ़ लिया, ठीक है। प्लांटी जगत को भी 2 पार्ट से डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैमस एंड फिनेरोगैमस। इनके बारे में भी हमने डिटेल में बात कर ली कि क्रिप्टोगैमस क्या होते हैं, फिनेरोगैमस क्या होते हैं, थैलोफाइट क्या होते हैं, ब्रायोफाइट क्या होते हैं, टेरिडोफाइट क्या होते हैं, आवर्तबीजी क्या होते हैं, अनावर्तबीजी क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में अच्छे से बात कर ली है। अब बात करते हैं जंतु जगत की। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बार ये पॉइंट देख लेते हैं कि वर्गीकरण का आधार क्या होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, आपको याद रखना है कि ये वर्गीकरण का आधार होता है, ठीक है। कितने जगत है, 5 जगत है। उनमें से जो जंतु जगत है उसके अंदर कितने संघ है, उसके अंदर आपके 11 संघ है। उसमें से हमें 10 जगत के बाद 10 संघ के बारे में पढ़ना है। जंतु जगत में कितने संघ है, जंतु जगत में है आपके 11 संघ। जंतु जगत में आपके कितने संघ है, 11 संघ है। उन 11 संघों में से हमें सिर्फ 10 के बारे में बात करना है। और उससे इंपॉर्टेंट, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई आपकी जाति होती है, स्पीशीज होती है। ये पॉइंट आपको स्पेशली याद करना है, ये पॉइंट आपको स्पेशली याद करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जंतु जगत। जंतु जगत में कैसे जीव आते हैं बेटा, जंतु जगत में मैंने आपको बताया था, जंतु जगत में आते हैं आपके बहुकोशिकीय, पहले बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक जीव, ठीक है। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, ऐसे जीव जिसके ऊपर सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जिन जीवों के ऊपर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है वो आते हैं एनिमिलिया जगत में, ठीक है। अधिकतर कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द चलायमान होते हैं। जैसे कि हम गाय देख लो, ठीक है, मछली देख लो, और चिड़िया देख लो, मेंढक देख लो, सांप देख लो, क्लियर है। तो इस वर्ग में यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और विषमपोषी कैसे जीव है, विषमपोषी है स्पेशली। ये तीनों पॉइंट याद होने हैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने मार्क किए हैं। यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है, विषमपोषी है। विषमपोषी मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करती है या निर्भर करता है। फिर कोशिका भित्ति नहीं होती है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होती है। अधिकतर जंतु कैसे होते हैं, चलायमान होते हैं, गतिशील होते हैं। अधिकतर जंतु कैसे होते हैं, चलायमान होते हैं, गतिशील होते हैं, क्लियर। फिर क्या बताया मैंने आपको, शारीरिक संरचना और विभेदीकरण के आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गीकृत किया गया। मतलब जंतु जगत को किसमें बांटा गया है, संघों में बांटा गया है। देखो ये रहा वर्गीकरण का आधार, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश। तो जगत के बाद में क्या आएगा, संघ आएगा। तो जंतु जगत को कितने संघों में बांटा है, 11 संघों में। उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से हैं उनमें से हमें सिर्फ 10 के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोरीफेरा के बारे में।
पॉरीफेरा जगत में कैसे जंतु आते हैं, फिर बात करेंगे सिलेंट्रेटा के अंदर कौन से जंतु आते हैं, फिर बात करेंगे प्लेटीहेलमिंथस के अंदर। ठीक है, इसको एक सेकेंड, इसके जंतु एक मिनट बताती हूँ मैं। इसका आएगा निमेटोडा। निमेटोडा जगत की जंतुओं के बारे में बात करेंगे। एनिलिया, एनिलिडा जगत के बारे में बात करेंगे। ऑर्थोपोडा जगत की ऑर्थोपोडा संघ के बारे में बात करेंगे। मोलस्का संघ के बारे में, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्टिब्रेटा जगत है, इसके अंदर हम आते हैं, इसके अंदर हम आते हैं। क्लियर, स्टार्ट करें इनको। इन 10 संघ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इन 10 संघों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है संगठन का स्तर। सबसे पहले क्या होता है, कोशिका होती है। कोशिका से मिलकर क्या बनता है, कोशिका से मिलकर बनता है आपका उत्तक। उत्तक से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है। और बहुत सारे अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है। ये पॉइंट हम फिफ्थ चैप्टर से पढ़ लिए, हम लोगों ने 5th चैप्टर में पढ़ लिया है। ये क्या है, सेल है, कोशिका है। कोशिका किससे मिलकर बनी है, उत्तक से मिलकर बनी है। और उत्तक किससे मिलकर बने हैं, अंग से। और अंग किसका, अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। तो हम जो बात करेंगे, कुछ जीव जो होंगे सिर्फ कोशिका से मिलकर बने होंगे, कुछ जीव जो होंगे उत्तकों से मिलकर बने होंगे, कुछ जीवों के अंदर अंग पाए जाएंगे और कुछ जीवों में अंग तंत्र पाए जाएंगे। हमने बात करी ना 11 संघों में, तो 11 संघों में हम ऐसे जीव भी देखेंगे जिसके अंदर सिर्फ कोशिका मिल रही है। 11 जीवों में हम ऐसे संघ भी देखेंगे जिसके अंदर सिर्फ उत्तक मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे संघ भी देखेंगे जिसमें कोशिका है, उत्तक है और अंग भी है। और ऐसे जीव भी देखेंगे जिसके अंदर अंग तंत्र भी है। क्लियर। फिर बात करते हैं द्विकोरिकीय, त्रिकोरिकीय। देखो बेटा, 3 लेयर्स होती हैं। ये जब आप 11th क्लास में आओगे या 12th क्लास में आओगे तब आपको पता चलेगा अच्छे से। 3 जर्म लेयर होती है, 3 जर्म परत होती है। उससे क्या होता है, निर्माण होता है हमारा। एक होता है आपका एक्टोडर्म, दूसरा होता है मीजोडर्म और अंत में होता है एंडोडर्म। तो कुछ जीव जो होते हैं कितनी परतों से मिलकर बने हैं, 2 परतों से ही मिलकर बने, उन्हें क्या बोल दिया, द्विकोरिकीय। और कुछ जीव ऐसे हैं जो 3 परतों से मिलकर बने हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों से। तो 3 स्तर से मिलकर बने, उसके अंदर क्या मिल रही है, एक्टोडर्म मिल रही है, मीजोडर्म मिल रही है, एंडोडर्म मिल रही है। ठीक है, वहीं द्विस्तरीय में क्या मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मिल रही है। क्या मिल रही है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिल रही है। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक टर्म्स है जो बार बार यूज होगी। ये बेसिक टर्म्स है, बार बार यूज होगी इन 11 संघों के अंदर। देखना आप कि कुछ जीव जो है द्विकोरिकीय है, कुछ जीव त्रिकोरिकीय है। तो पहले हम इनको समझेंगे एंड देन हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। फिर आता है सम्मिति। सम्मिति क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला है आपका असम्मिति। असम्मिति क्या है, ध्यान से सुनना, किसी भी अक्ष से, किसी भी अक्ष से काटने पर, किसी भी अक्ष से काटने पर, किसी भी अक्ष से काटने पर 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ता है। मान लो क्या है, ये है आपका अमीबा। इसको इस वाले पोर्शन से काटो कि क्या 2 बराबर भागों में कटेगा, नहीं कटेगा। इसको आप इधर से काटो, क्या ये 2 बराबर पोर्शन में कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसको यहां से काटो, 2 बराबर पोर्शन में कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसको किसी भी अक्ष से काटो वो 2 बराबर भागों में नहीं बढ़ते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, असम्मिति बोलते हैं। फिर आता है आपका अरीय सम्मिति। अरीय सम्मिति में क्या होता है, किसी एक केंद्रीय अक्ष से, किसी भी केंद्रीय अक्ष से, सॉरी, किसी भी केंद्रीय अक्ष से, मान लो ये है, एक सेकेंड, ठीक है, इसको अगर हमने कहां से काटा, इसको हमने इधर से काटा,
दो बराबर भागों में बट गया, बिल्कुल। इसको हमने यहाँ से काटा, दो बराबर भागों में बट गया, बिल्कुल बट गया। इसको हमने यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, तो किसी भी केंद्रीय अक्ष से, किसी भी केंद्रीय अक्ष से, ऐसा अक्ष जो केंद्र से गुजरना चाहिए, किसी भी केंद्रीय अक्ष से काटने के बाद में दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अरीय सममिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरीय सममिति। तो किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में बांटती है। तो कुछ जीव होते हैं उनके अंदर असम्मिति मिलती है, कुछ जीव होते हैं जिनके अंदर अरीय सम्मिति मिलती है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके अंदर द्विपाद सम्मिति मिलती है। देखो, द्विपाद सम्मिति क्या होती है? एक ही अक्ष से, एक ही अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में, ठीक है, एक ही अक्ष से काटने पर। ट्रायंगल ले लो आपका, काटो ट्रायंगल को। सिर्फ ट्रायंगल को आप यहां से काटोगे तभी वो दो बराबर भागों में विभक्त होगा। अगर ट्रायंगल को आपने ऐसे काटा तो क्या दो इक्वल पोर्शन होंगे? नहीं होंगे ना। अगर ट्रायंगल को आपने कैसे काटा? ऐसे काटा, तो क्या दो इक्वल पोर्शन बनेंगे? नहीं बनेंगे, ठीक है। तो किसी एक केंद्रीय अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में बंटता है, उसे बोलते हैं द्विपाद सम्मिति। क्या बोलते हैं? द्विपाद सम्मिति बोलते हैं। क्लियर? अब देखो, कुछ जीव होते हैं वर्टिब्रेट, जिसके अंदर क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। और जिसके अंदर कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उसे हम क्या बोलते हैं? अकशेरुकीय। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संघ कौन सा है आपका? पॉरीफेरा संघ है आपका। सबसे पहली बात, इसके अंदर जो पॉइंट्स बता रही हूं वो याद रखने, एंड देन एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल से डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉरीफेरा संघ की। तो पॉरीफेरा संघ के अंदर कैसे जीव है? ऐसे जीव है जिनके शरीर पे क्या मिलते हैं? छिद्र मिलते हैं। तो छिद्र युक्त जीवधारी होते हैं। फिर कैसे होते हैं? अचल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इनके शरीर पर क्या मिलता है? ये आधार पर चिपके रहते हैं। मान लो ये धरती है, तो इस धरती के आधार पर ये जीव चिपका रहेगा। इस धरती के आधार पर ये जीव क्या रहेगा? चिपका रहेगा। इस पे क्या मिलती है? कंटिकाएं मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट, कैसे जीव है? छिद्र युक्त होते हैं। जीव कैसे होते हैं? अचल होते हैं और आधार भाग से चिपके रहते हैं। इनका जो आधार भाग है वो चिपका रहता है नीचे। फिर देखो, इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े रहते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। अब ये जीव है, इस जीव में क्या मिल रहे हैं? छोटे छोटे पोर मिल रहे हैं। अब इस जीव को गैसेस एक्सचेंज करना है तो कहां से कर लेगा? इन पोर से कर लेगा। पोषण पदार्थ अंदर लेना है तो इन पोर से ले लेगा। अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना है तो इन पोर से बाहर निकाल देगा, ठीक है। फिर देखो, इनका शरीर कठोर आवरण बाह्य कंकाल से ढका होता है। तो सबसे पहले सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने। जीव का शरीर कैसा होता है? छिद्रयुक्त होता है। कैसे होते हैं? अचल होते हैं, चलते नहीं है, आधार भाग से चिपके रहते हैं। शरीर पर छिद्र मिलते हैं, उन छिद्रों से क्या होता है? भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है, ठीक है। और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। और बाहर क्या मिलता है? कठोर कंकाल मिलता है। फिर इनकी संरचना अत्यधिक सरल होती है। इसमें सिर्फ कोशिका मिलेगी या बहुकोशिकीय होंगे। इसमें उत्तक नहीं होते हैं, इसके अंदर उत्तक नहीं होते। बेटा जी, जिस वर्ड को मैं मार्क कर रही हूँ, गोला बना रही हूँ, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। और कहां पर मिलते हैं? समुद्री आवासों में मिलते हैं। एग्जाम्पल है साइक्लोन यूप्लिकेटा स्पॉन्जिया। ये रहे इसकी डायग्राम। देखो, किसी किसी में क्या मिलती है? कंटिकाएं भी मिलती है। देखो, ये क्या है? ये जीव है, इसके शरीर में ये कंटिकाएं मिल रही हैं। फिर देखो, ये इसके शरीर पर बहुत सारे पोर्स हैं, और यहां से आधार से चिपकता है। ये आधार भाग से चिपकता है। तो ये पॉरीफेरा के जीव होते हैं। सिंपल से पॉइंट याद रखने, छिद्रयुक्त होते हैं, अचल होते हैं, आधार भाग से चिपके होते हैं, और शरीर पर छिद्र होते हैं, उससे गैसों का आदान प्रदान होता है। बाह्य कंकाल जो होता है कठोर होता है। क्या मिलती है? सिर्फ कोशिकाएं मिलती है, उत्तक नहीं मिलता है। एग्जाम्पल याद रखने बस। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं सिलेंट्रेटा। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा
कि उसके अंदर संगठन का स्तर कौन सा मिल रहा है, वो। फिर देखो सिलेंट्रेटा की बात करते हैं। देखो कैसे जंतु होते हैं, जलीय जंतु होते हैं। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उत्तकीय स्तर मिलता है। पॉरीफेरा में आपको कोशिकीय स्तर मिलेगा सिर्फ, इसमें आपको उत्तकीय स्तर मिलेगा। इसके अंदर देह गुहा पाई जाएगी, ठीक है। शरीर जो होता है कितनी परतों से मिलकर बना है, 2 परतों से। तो कैसा है, द्विकोरकीय, द्विकोरकीय है ये। कैसा है, द्विकोरकीय है। बताओ। फिर देखो इनकी कुछ जातियां समूह में रहती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिलेंट्रेटा की कुछ जातियां समूह में रहती है और कुछ जातियां अकेली रहती है। जो जातियां समूह में रहती है उसका नाम है कोरल, और जो जातियां एककीय होती है जैसे कि हाइड्रा, ठीक है। अगर पूछे कौन सी जातियां समूह में रहती है तो आपको कोरल याद रखना है, और जो आपकी एकल रहती है जैसे कि हाइड्रिया, और अन्य उदाहरण भी है इनके। समुद्री एनीमोन हो गया, जेलीफिश हो गया। क्लियर, ये रहा आपका सिलेंट्रेटा का डायग्राम। ये क्या है, आपकी समुद्री एनीमोन है, ठीक है, और ये आपका हाइड्रा है। 10th क्लास में आओगे जब हाइड्रा के बारे में और डिटेल से बात करेंगे। हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें आपको दंश कोशिकाएं भी मिलती है। क्या मिलती है, दंश कोशिकाएं भी मिलती है। क्लियर, किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। और इनमें आपको स्पर्शक भी मिलते हैं, ठीक है। तो देखो सिलेंट्रेटा में क्या याद रखना है, जलीय जंतु होते हैं, उत्तकीय स्तर के बने होते हैं, द्विकोरकीय होते हैं, और कुछ जातियां समूह में रहती है और कुछ जातियां अकेले रहती है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं प्लेटीहेलमिंथस की। इन वर्ग के जंतुओं की शरीर संरचना अत्यधिक जटिल होती है, ठीक है, उनसे थोड़ी जटिल होती है। द्विपार्श्व सममिति, सममिति कैसी है, द्विपार्श्व सममिति है, किसी भी केंद्रीय अक्ष से काटो 2 भागों, सॉरी, किसी एक अक्ष से काटने पर ही 2 बराबर भागों में विभक्त होंगे, ठीक है। किसी एक केंद्रीय अक्ष से काटने पर 2 बराबर भागों में विभक्त होंगे, ट्रायंगल याद है। फिर देखो त्रिकोरिकीय है, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों मिलती है इसमें। ये लाइन गलत है, इसको काट दो। फिर कुछ अंग भी बनते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा पॉरीफेरा कोशिकीय स्तर, सिलेंट्रेटा उसमें उत्तकीय स्तर, और आपका प्लेटीहेलमिंथस में क्या होता है कि कुछ प्लेटीहेलमिंथस में अंग बनते हैं जिनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, और इनका शरीर पृष्ठधारी व चपटा होता है, इसीलिए इसे चपटाकृमि भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, चपटाकृमि। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम, चपटाकृमि बोलते हैं इसको। डायग्राम देख लो, ये डायग्राम है। क्लियर, ये क्या हो गया आपका प्लेटीहेलमिंथस। फिर बात करते हैं निमेटोडा की। कैसे है, त्रिकोरिकीय है, मतलब तीनों लेयर्स मिलेगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है। द्विपार्श्व सममिति होती है, कैसी सममिति है, द्विपार्श्व सममिति, किसी एक केंद्रीय अक्ष से काटने पर 2 बराबर भागों में विभक्त होगा। इनका शरीर कैसा होता है, बेलनाकार, कूट सिलोम पाई जाती है, इनमें उत्तक पाए जाते हैं। देखो सबसे पहले पॉरीफेरा कोशिका, सिलेंट्रेटा उत्तक, फिर हमने बात करी प्लेटीहेलमिंथस, तो कुछ में अंग मिलेंगे, कुछ में अंग नहीं मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं निमेटोड की, तो इसमें आपको वापस क्या मिल जाएगा, उत्तक मिल जाएगा। इसके अंदर अंग तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, ठीक है। कोशिकीय संरचना कैसी है, त्रिकोरिकीय, मतलब 3 स्तरों की बनी है। अधिकांश से कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं दूसरों को रोग उत्पन्न करते हैं। परजीवी क्या है, वो दूसरे के साथ रहकर क्या कर रहे हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि चलो अभी बताऊंगी, दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट है, गोलकृमि हो गया, एस्केरियासिस हो गया, फाइलेरियसिस हो गया, पिनवर्म हो गया, हुकवर्म हो गया, वुचेरिया हो गया, ठीक है। क्लियर है, ये बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं। आपका एक हाथी पांव रोग होता है, वाउचेरिया बेंकोफटाई से होता है वो। क्लियर है, एस्केरियासिस ये भी आपका एक कृमि जनित रोग है, तो ये मोस्टली परजीवी होते हैं। मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ाया है हम बीमार क्यों होते हैं, उसमें मैंने आपको हाथी पांव रोग के बारे में बताया था। असंक्रामक रोग है, सॉरी वो वाला रोग तीव्र रोग है, एक सेकेंड, तीव्र रोग नहीं है, वो धीमी गति से होने वाला रोग है, जो क्या होता है अधिक टाइम लगता है उसको होने में। हाथी पांव रोग बताया था मैंने आपको उसमें,
क्लियर है? तो ये पॉइंट्स इसके अंदर याद रखने हैं। एग्जांपल्स देख लो, डायग्राम देख लो, फीताक्रमी भी बोलते हैं इसको। क्लियर? ये एस्केरिसिस हो गया और ये वाउचेरिया वेनकोफटाइस फटाई हो गया। ठीक है, ये हाथी पांव रोग उत्पन्न करता है। फिर देखो एनिलिडा की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैसा होता है? द्विपार्श्व सममिति होता है, त्रिकोणिकीय होता है। मतलब एक केंद्रीय अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में विभक्त होगा, और त्रिकोणिकीय मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों मिलेगी। वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, अंगों में व्यापक भिन्नता मिलती है। ठीक है, इन्हीं भिन्नता के कारण शरीर जो होता है सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित उपस्थित होते हैं। मतलब एक के बाद एक शरीर क्या होता है इनका? खंडित होता है। अंगों में व्यापक विभिन्नता होती है, इसके अंदर अंग मिलेंगे और अंगों में क्या होती है? विभिन्नताएं होती है, वेरिएशंस होती है, उनके कारण ही क्या होते हैं? ये इनमें खंड दिखाई देते हैं। फिर जलीय एनिलिडा जो होते हैं आपके कैसे होते हैं? खारे पानी में भी रह सकते हैं और मीठे पानी में भी रह सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, संवहन, पाचन, उत्सर्जन व तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं और जलीय व स्थलीय दोनों होते हैं। एनिलिडा कैसे होते हैं? जलीय भी होंगे, स्थलीय भी होंगे। इसमें आपके अंग तंत्र अंग मिलते हैं। कौन कौन से अंग मिलेंगे इसमें? संवहन के भी, पाचन के भी, उत्सर्जन के भी अंग मिलते हैं इसमें। अगर एनिलिडा का जीव है तो उसमें उत्सर्जन करने के लिए एक अलग अंग उपस्थित होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है केचुआ नेरिस जोक, ये हो गए इसके एनिलिडा के एग्जाम्पल। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑर्थोपोडा। कॉकरोच देखा है आप लोगों ने? कॉकरोच किसके अंदर आता है? आपके ऑर्थोपोडा में आता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है जंतु जगत के अंदर जो 11 संघ है उनमें सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो उसमें सबसे बड़ा संघ है आपका ऑर्थोपोडा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ है आपका ऑर्थोपोडा। उसके बाद देखो इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति होता है एवं खंड युक्त होता है। कैसा परिसंचरण होगा? खुला परिसंचरण होगा। मतलब रक्त जो होता है, रक्त वाहिनी में नहीं बहता है, रक्त वाहिनी में बहता नहीं है। हमारे अंदर तो ब्लड कहाँ बहता है? ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। तो यहाँ पर क्या होता है? खुला परिसंचरण होता है, अतः रुधिर वाहिकाएं नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है। देह गुहा जो होती है रक्त से भरी होती है। सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ब्लड में डूबे हुए होते हैं। क्लियर है? फिर देखो जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, मकड़ी, केकड़े, तिलचट्टा। एग्जाम्पल ये देखो, पैर सारे जुड़े हुए हैं, इनके खंडों में विभाजित है ये जीव। पैर जुड़े हुए हैं, खंडों में विभाजित है ये। क्लियर? देखो ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, बस साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको यूं याद हो जाएंगे। फिर आता है आपका मोलस्का जगत। ऑक्टोपस देखा है? ऑक्टोपस किस में आता है? मोलस्का जगत में आता है। कैसी होती है? द्विपार्श्व सममिति नहीं पाई जाती है, देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्का जंतुओं में कवच पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना मिलती है। देखो इसके पहले हमने एनिलिडा पढ़ा था, वहां पर उत्सर्जन के लिए अंग है, परंतु मोलस्का में उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग मिल रहा है? उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना मिल रही है। घेंगा, सीप, काइटिन, ऑक्टोपस इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या हो गया? काइटोन हो गया, ये ऑक्टोपस हो गया। मूवीज में देखा है आप लोगों ने? मूवीज में देखा होगा सभी लोगों ने, ऑक्टोपस ऐसा दिखता है। क्लियर? फिर बात करते हैं काइनोडर्मिटा। इसका मोस्ट खासियत क्या है? इनकी जंतुओं की त्वचा में क्या मिलते हैं? कांटे मिलते हैं। मुक्त जीवी होते हैं, देह गुहा युक्त होते हैं, त्रिकोणिकीय होते हैं। ठीक है, जल संवहन नाल तंत्र में पाया जाता है जो उनके चलने में सहायक है। ठीक है, इनमें इंपॉर्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। इनके कंकाल मिलता है, इनकी बॉडी पे आपको कांटे मिलेंगे। ठीक है, किसका बना है कंकाल? कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में यू कि किसके अंदर कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर आपको याद है तो आपने आंसर दे दिया, नहीं तो आंसर गलत है। तुक्का मारने का ऑप्शन ही नहीं होता है वहां पर। ठीक है,
क्लियर? इसमें अपन सोच समझ नहीं सकते, अपन को डायरेक्ट याद होनी चाहिए इनके आंसर। क्लियर है? क्योंकि कुछ ऑप्शन तो होते हैं कि हम उनको पढ़ के समझ के उनका आंसर दे देते हैं, बट यहाँ पे आपको याद है तो आपका आंसर सही है, नहीं याद है तो फिर तो गलत ही होना है। देखो उदाहरण देखो, स्टारफिश तारा मछली दिखाऊंगी अभी मैं आपको, समुद्री ऑर्चिन, समुद्री खीरा, पंख तारा। देखो ये रही आपकी तारा मछली, वैसे तो सब देखा होगा आप लोगों ने मूवीज में। ये समुद्री आर्चिन हो गया, ये तारा मछली हो गया, स्टारफिश हो गया, ये समुद्री खीरा हो गया, ये पंख तारा हो गया। इनके शरीर पर कंटिकाएं मिल रही है, ये क्या मिल रही है? इनके शरीर पर कंटिकाएं मिल रही है, कांटे मिलते हैं इनके शरीर पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और इनका कंकाल किनका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। ये पॉइंट तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका शरीर किसका बना है? इनका शरीर बना है कंकाल का, और कंकाल कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट का। बाहर क्या मिलते हैं? कांटे मिलते हैं। क्लियर? फिर क्या याद रखना है? त्रिकोणीय होता है ये, बस। फिर आते हैं आपके 9वें संघ की प्रोटोकॉर्डेटा की बात करते हैं। द्विपाद सममिति होती है, त्रिकोणीय होता है, देगुआ युक्त जंतु है। इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड मतलब क्या है? रीढ़ की हड्डी, ठीक है? तो इनके अंदर उपस्थित होती है, किसी भी एक अवस्था में उपस्थित होती है। उसके बाद देखो, छड़ जैसी लंबी संरचना युक्त पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। देखो इसमें एक सेकेंड, चलो अभी पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। इनमें तंत्रिका उत्तक को आहार तंत्र, आहार नाल से अलग करती है और पेशी को जुड़ने का प्रदान करती है, जिसे चलने में आसानी होती है। जलीय जंतु होते हैं, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये इसका डायग्राम है, याद रखना है। इनके अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिलेगी। क्या मिलेगी? नोटोकॉर्ड मिलेगी शरीर की एक अवस्था में। कहां पर? पृष्ठ भाग में, ऊपर की तरफ। हमारे पृष्ठ भाग में हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक वैसे ही इनके भी मिलती है। क्लियर? फिर बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, ठीक है? इनमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। वर्टिब्रेट्स की खास सी बात बताती हूँ। इनके अंदर आपको क्या मिलता है? लास्ट संघ है आपका, ठीक है? वापस बता देती हूँ, सभी के अंदर क्या याद रखना है आपको? सभी के अंदर सिर्फ यही याद रखना है, इन 10 के अंदर, कि सबसे पहली बात कैसे जीवधारी होते हैं। जो जो पॉइंट मैंने मार्क किए हैं वो याद रखने। छिद्रयुक्त होते हैं, अचल होते हैं, आधार भाग से चिपके हैं। छिद्र होने के कारण वहां से भोज्य पदार्थ का, अपशिष्ट पदार्थों का, गैसों का स्थानांतरण होता है। कठोर आवरण होता है। फिर कोशिका स्तर पाया जाता है, और इसके एग्जाम्पल फिर यह एक डायग्राम देख लो। फिर सिलेंटेटा में क्या याद रखना है? जलीय जंतु है, उत्तकीय स्तर होती है, देगुआ पाई जाती है, द्विकोणीय होता है। एग्जाम्पल, कुछ समूह में रहते हैं, कुछ अकेले रहते हैं। ऐसे सारे पॉइंट्स याद रखने हैं बेटा आपको, ठीक है? अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। इसके अंदर क्या होता है? रीढ़ की हड्डी या फिर मेरुदंड। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी क्या होती है? उपस्थित होती है। साथ ही साथ अंत्यकंकाल, अंत्यकंकाल उपस्थित होता है, ठीक है? और देखो, इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड होती है, अंत्यकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है। पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है, जो इनको चलने में सहायता करती है। देखो हम मूव क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जो कंकाल है, अंत्यकंकाल, उस अंत्यकंकाल से कौन जुड़ा है? उससे जुड़ी हुई है पेशियां। हमारी जो हड्डियां है ना, जैसे मान लो मेरी यहाँ पर जो हड्डी है, यहाँ पर हड्डी है, यहाँ पर हड्डी है, वहां पर क्या जुड़ी है? मसल्स जुड़ी है। उस मसल्स के कारण ही वहां पर हम क्या कर पा रहे हैं? मूवमेंट कर पा रहे हैं। मैं ऐसे आगे चल पा रही हूँ, हाथ को ऊपर उठा पा रही हूँ, हाथ को नीचे उठा पा रही हूँ। क्लियर? तो वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। वर्टिब्रेट्स में कैसी होती है? द्विपाद सममिति होती है। त्रिकोणीय होते हैं, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों मिलेगी। देगुआ मिलती है इनके अंदर, और उत्तकों व अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। हमारा शरीर, वर्टिब्रेट्स का शरीर किससे मिलकर बना है? उत्तकों से, उत्तक तंत्र से मिलकर बना है। अंग उत्तक से मिलकर बना है, अंग से मिलकर बना है, अंग तंत्र से मिला है। सभी कशेरुकी जीवों को निम्नलिखित लक्षण होते हैं। उनमें नोटोकॉर्ड होती है, मेरुरज्जु होती है, त्रिकोणीय होता है, युग्मित क्लोम थैली होती है, देगुआ होता है। ये पॉइंट याद रखने हैं। अब इन वर्टिब्रेट्स को 5 भागों में बांटा गया है। इनवर्टिब्रेट्स को 5 भागों के अंदर बांटा गया है।
उसकी बात करते हैं। क्लियर? देखो बेटा, सबसे पहले आता है आपका क्या, मत्स्य। इसके अंदर कौन से जीव आते हैं, जलीय जीव। जलीय जीव कौन से होते हैं, मछली होती है आपकी, ठीक है, सारी मछलियां जलीय होती है। क्लियर है? जलीय जीव आते हैं इसके अंदर, ऐसे जीव जो जल के अंदर रहते हैं। तो सबसे पहले कैसे आते हैं, जलीय जीव आते हैं। अब अगर वो जल में रह रहे हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर क्या मिलता है, एक कवच मिलता है, कवच युक्त होते हैं। श्वसन किससे करते हैं, गिल से करते हैं, ठीक है। सम्मिति कैसी होती है, और ये सम्मिति होती है जो तैरने में मदद करती है। इनका हृदय मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने कोष्ठों में बटा है, 2 कोष्ठों में बटा होता है मछली का हृदय, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंडे देते हैं जिससे नए जीव उत्पन्न करते हैं। नए जीव कैसे उत्पन्न करेंगे, अंडे देंगे, ठीक है। कुछ जीवों में कंकाल जो होता है, अब कुछ जीवों में कंकाल जो होगा उपास्थि का बना होगा, जैसे कि हमारी कान, हमारी कान क्या है, इसको आप मोड़ोगे ऐसे मुड़ जाएगी, किसकी बनी है, उपास्थि की। नाक को ऐसे घुमाओ घूम जाएगी, उपास्थि की बनी है। वहीं अगर इस फिंगर के अंदर या फिर ये वाली जो हड्डी है, क्या आप इसको घुमा सकते हो, बीच में से तोड़ सकते हो, मतलब तोड़ना तो नहीं है, मतलब जैसे कि अपन इसको ऐसे मूवमेंट करा सकते हैं। यहाँ पर हाथ पर जो मान लो यहाँ पर एक उंगली है, तो उसको आप मूवमेंट करा सकते हो, नहीं करा सकते हो ना, ठीक है। तो कुछ का कंकाल जो है उपास्थि का बना है, कुछ का अस्थियों का बना है। रोहू, कतला, तारपीडो, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये आपकी मछलियां हो गई। क्लियर है? सिंपल से पॉइंट याद रखने हैं, जलीय होती है। अब ऑब्वियसली बात है, जलीय है तो कवच मिलेगा इनके शरीर पर। गिल होते हैं जिससे ये श्वसन करती है। क्या होते हैं, गिल होते हैं इनके पास जिससे ये श्वसन करती है। हृदय जो होता है 2 कोष्ठों में बटा होता है। क्लियर है? अंडे देते हैं जिससे नए जीव उत्पन्न होते हैं। फिर बात करते हैं एम्फीबियन या फिर उभयचर। एम्फीबियन, उभयचर मतलब, उभय मतलब क्या होता है, कॉमन, ऐसे जीव जो जल में भी रहेंगे, स्थल पर भी आएंगे। सबसे पहले जो जीव आए, मछलियां वगैरह, वो जल पर रहते थे, फिर धीरे धीरे कहां पर आए, जल और स्थल दोनों पे आए। जैसे कि मेंढक देख लो, पानी में भी रह लेता है और जल के अंदर भी रह लेता है। सांप पानी में भी रह लेगा, जल के अंदर भी रह लेगा, ठीक है। तो उभयचर कहाँ, कैसे जीव होते हैं इसमें, ऐसे जीव जो भूमि व स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। इनके त्वचा पर क्या मिलती है, ग्रंथियां मिलती है, शीत रुधिर वाले होते हैं और हृदय 3 कोष्ठों में बटा होता है। श्वसन की क्रिया किससे होती है, गिल से भी होती है और फेफड़ों से भी होती है। पानी में अंडे देने वाले जीव हैं। देखो, मत्स्य में कौन से जीव आते हैं जो अंडे देते हैं और नए जीव उत्पन्न करते हैं, एम्फीबियंस, जो जल व स्थल दोनों पे रह लेंगे, परंतु जनन के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं, पानी पे। अंडे कहाँ देंगे, पानी में ही देंगे। मेंढक भले ही धरती पे रह ले, अंडे तो वो पानी में जाकर ही देगा। मेंढक, सिलामेंटर कोड, ये रहे। क्लियर? फिर आता है आपका सरीसृप। सरीसृप कैसे होते हैं, ऐसे जीव जो कहां पर मिलते हैं, स्थल पर। तो सबसे पहले जीव आए आपकी मछलियां वगैरह जो सिर्फ पानी में रहती थी, फिर बाद में आए मेंढक वगैरह जो पानी में भी रहेंगे, जल में भी रहेंगे, फिर आएंगे आपके सरीसृप, मतलब ऐसे जीव जो सिर्फ और सिर्फ स्थल पर रहेंगे, ठीक है। कैसे चलेंगे, रैंक कर चलेंगे। तो अधिकांश स्थलचर होते हैं, शरीर पर शल्क, फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। शरीर पर क्या मिलते हैं, शल्क मिलते हैं इनके शरीर पर, ठीक है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। हृदय जो होता है त्रिकोष्ठकीय होता है, परंतु इसका एग्जाम्पल अपवाद है मगरमच्छ। ये याद होना चाहिए कि सभी आपके सरीसृप में रैंक के चलने वाले जंतुओं में मगरमच्छ जो है रैंक के चलता है, ठीक है। अब वो रैंक के चलता है और उसके शरीर पर आप देखोगे शल्क मिलते हैं। क्लियर? और याद रखना, सभी सरीसृपों में त्रिकोष्ठकीय हृदय होता है, परंतु मगरमच्छ के अंदर आपका द्विकोष्ठीय हृदय होता, सॉरी 4 कोष्ठीय हृदय होता है, ठीक है। 2 आलिंद और 2 नीले। रुधिर कैसा है, शीत रुधिर है। एग्जाम्पल सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, ठीक है। सांप, ये वाले एग्जाम्पल है सारे, ये वाले सिर्फ ये वाले आपके एवीज के हैं। वो वाले एग्जाम्पल है, कछुआ ले लो, कैमेलियन ले लो, किंग कोबरा ले लो, छिपकली ले लो, उड़न छिपकली ले लो, रैंक के चलते हैं सब। फिर आता है आपका पक्षी। पक्षी मतलब चिड़िया वगैरह उड़ते हैं ना, ये सब। ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। अब तक हम लोगों ने बात करा आपका एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, शीत रुधिर वाले हैं। वही पक्षी जो है आपके वार्म ब्लडेड है।
ठीक है, गर्म खून वाले हैं। हृदय जो होता है 4 कोष्ठों में बंधा होता है। श्वसन किससे होता है? फेफड़ों से। पक्षी है तो शरीर पर पंख मिलेंगे, स्थिर होते हैं। और अग्रपाद जो होते हैं पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। देखो सबसे पहले आपके रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स के पास में 4 पैर थे। अब रेप्टाइल्स में से कुछ रेप्टाइल्स के अंदर आगे के पैर जो होते हैं पंखों में कन्वर्ट हो गए। कुछ रेप्टाइल्स के अंदर आगों के पांव जो होते हैं वो पंखों में कन्वर्ट हो गए और क्या बन गए? आपके पक्षी बन गए। तो पक्षी के जो ये पंख है ना, ये क्या है? पक्षी के ये पंख हैं आपके, उसके अग्रपाद। ठीक है, फिर देखो नर व मादा अलग अलग होता है, मतलब एक लिंगी होता है और एक लिंगी होते हैं तथा कौवा, कबूतर, मोर, चिड़िया। ठीक है, कौवा, कबूतर, मोर, चिड़िया कहाँ गए ये रे? ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही बताता है कि आपके उभयचर, कुछ उभयचर ने तो क्या बना दिया? कुछ उभयचर ने बना दिया आपके सरीसृप और कुछ उभयचर ने बना दिया आपके एवीज। ठीक है, फिर बात करते हैं स्तनधारी की। इसमें कौन आते हैं? हम आते हैं। तो स्तनधारी, देखो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा आपका संघ कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ है आपका ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? आपका स्तनधारी। ठीक है, सबसे बड़ा, क्योंकि आपके जो वर्टिब्रेटा संघ है उसको वर्ग में बांटा। देखो सबसे पहले जगत होता है, जगत से संघ बनता है, संघ से वर्ग बनता है। तो जो वर्टिब्रेटा संघ था उसको 5 वर्ग में बांटा, उसमें से भी स्तनधारी सबसे बड़ा वर्ग है। इसके अंदर हम आते हैं। श्वसन कैसे करते हैं? फेफड़ों से करते हैं। स्तन ग्रंथियां होती है, बाह्य कण उपस्थित होते हैं, गाय वगैरह भी इसी में आते हैं। शरीर जो होता है, बाल, शरीर पर बाल मिलते हैं, गर्म रुधिर वाले हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। गाय भी एक बच्चे को जन्म देती है, अंडे थोड़ी देती है। ठीक है, बाकी सब अंडे दे रहे थे, चिड़िया अंडे दे रही है, रेप्टाइल्स अंडे दे रहे हैं। ठीक है भाई, अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें स्तनधारी की, तो ये क्या कर रहे हैं? शिशु को जन्म देते हैं। निषेचन की क्रिया आंतरिक होती है और कहाँ होती है? मादा के शरीर में। वृषण, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। फिर उदाहरण है मनुष्य, कंगारू, हाथी, बिल्ली, चमगादड़। अब ऐसे मत बोलना चमगादड़ के पास में तो पंख है, तो वो किस में आएगी? पक्षी में आएगी, परंतु चमगादड़ आपकी आएगी स्तनधारी में। इंपॉर्टेंट है ये भी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चमगादड़ उड़ती है तो इसलिए डाल देते हैं कि वो एवीज है। ठीक है, पक्षी वर्ग में डाल देती है उनको, बट चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आती है। चमगादड़ आपकी किस में आती है? स्तनधारी में आती है। चमगादड़ आपकी स्तनधारी में आती है। देख लो, बिल्ली आ गया, मनुष्य आ गया, चूहा आ गया, चमगादड़ आ गया, वेल आ गया। क्लियर? अब ये पॉइंट तो बेटा आपको डायरेक्ट याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, समझने के लिए जो पॉइंट है मैंने आपको समझा दिया कि संगठन का स्तर क्या होता है। कुछ जीव में, कुछ जीव कोशिका से होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कुछ सिर्फ उत्तक से मिलकर बने हैं, कुछ अंग से, कुछ अंगतंत्र से। फिर हमने बात कर लिया द्विकोरकीय, त्रिकोरकीय क्या होते हैं कि कुछ जीव जो होते हैं 2 परत से मिलकर बने हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और कुछ जीव जो होते हैं एक्टो, एंडो, मीजो तीनों से मिलकर बने हैं। सम्मिति की बात कर ली। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इन 10 संघों की बात कर ली। इसमें से भी जो 10th नंबर का था वर्टिब्रेटा, इसके अंदर हम लोगों ने 5 वर्ग पढ़े हैं आपके। ठीक है, फिशेस वाला पढ़ा है, एम्फीबियंस वाला पढ़ा है, रेप्टाइल्स वाला पढ़ा है, एवीज वाला पढ़ा है, एंड आपका मैमेलियंस वाला पढ़ा है, स्तनधारी वाला पढ़ा है। ठीक है, तो जो जो पॉइंट मैंने ऐसे मार्क किए हैं, वो पॉइंट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है। उन पॉइंट को ही आपको अच्छे से समझना है। क्लियर? तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।